हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए और नीचे दी गई ईमेल आईडी पे आप मुझे अपनी स्टोरी भी शेयर कर सकते हैं। आज पूरे 2 साल बाद फिर उन गलियों से जाना हुआ तो उस घर पे नजर गई और ना चाहते हुए भी सारी पुरानी यादें अंकिता की आंखों के सामने आ गई। ये कहानी सिर्फ अंकिता की नहीं, ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों की होगी। बात आज से 2 साल पहले की है, जब उसकी शादी सुधीर से हुई थी। अंकिता की शादी में उसके पापा ने बहुत सारी महंगी चीजें दी थी। तब अंकिता को क्या पता था कि ये सारी चीजें उसकी सास ने डिमांड की थी। शादी के पहले ही दिन अंकिता की सास ने उसे किचन के बहुत सारे काम करने के लिए दे दिए और जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे थे उसकी सास के जुर्म बढ़ते जा रहे थे। शादी के कुछ ही दिनों बाद अंकिता समझ गई थी कि उसकी सास बहुत लालची थी और उनके आसपास वाले लोगों से भी नहीं पटती थी, ना ही कोई उनको पसंद करता था। और अंकिता की सास ने पहले ही अंकिता को किसी से बात करने से मना कर दिया था। सुधीर का घर काफी बड़ा था, फिर भी सब लोग ग्राउंड फ्लोर में ही रहते थे और फर्स्ट फ्लोर में जैसे कोई जाना ही नहीं चाहता था और खासकर वहाँ एक कमरा हमेशा बंद रहता था। अंकिता ने सुधीर से कई बार बोला कि हम ऊपर वाले फ्लोर में शिफ्ट हो जाते हैं, पर सुधीर हमेशा मना कर देता और कहता कि तुम भी कभी गलती से उस रूम में मत जाना। शादी को 1 महीने हो गए। अंकिता की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी कि उस कमरे में ऐसा क्या है, क्यों वहाँ जाने के लिए सुधीर बार बार मना करते हैं। फिर एक दिन अंकिता ने डिसाइड कर लिया कि वो उस रूम के बारे में पता लगा के रहेगी कि ऐसा क्या है वहाँ। फाइनली अंकिता उस कमरे में चली गई और देखा वो कमरा अंदर से पूरा जला हुआ था। कुछ थोड़े बहुत फर्नीचर थे, वो भी आधे जले हुए। अंकिता को बिल्कुल समझ में नहीं आया था कि घर इतना सुंदर है तो ये रूम ऐसा क्यों था, कोई इस रूम को ठीक क्यों नहीं करवाता। अंकिता के मन में ऐसे बहुत से सवाल थे, पर उनका जवाब देने वाला कोई नहीं था। अगले दिन अंकिता की बॉडी पर हरे और नीले निशान दिखे। उसकी समझ में नहीं आया कि ये कैसे हुआ। उसने ज़्यादा नहीं सोचा और इग्नोर किया। अब उसकी बॉडी पे वो निशान बढ़ते जा रहे थे और वो निशान सिर्फ अंकिता को ही दिखाई देते और किसी को नहीं। उसने कई बार अपने हस्बैंड को वो निशान दिखाने की कोशिश की, पर उसके हस्बैंड को कोई निशान दिखाई नहीं देते। एक बार वो डॉक्टर को भी दिखाने गई कि उसको ये क्या हो रहा है। तो जब वो डॉक्टर के यहाँ पहुंची तो देखा उसकी बॉडी पे कोई निशान नहीं थे और अंकिता की समझ में आया कि जिस दिन से उसने वो ऊपर वाला कमरा खोला था उस दिन से ही उसकी बॉडी में ये निशान आना शुरू हुए थे। पर अंकिता ये बात अपने घर में किसी को बता भी नहीं सकती थी, इसलिए चुप रही। हर रात उसको ऐसा महसूस होता कि कोई उसके पैर में रस्सी बांध के उसको अपनी तरफ खींच रहा हो। अंकिता को उस कमरे से किसी के जोर जोर से रोने की तो कभी चिल्लाने की आवाज़ आती और ये आवाज़ भी सिर्फ अंकिता को ही आती। उसने अपने हस्बैंड से कई बार पूछा, पर वो हमेशा की तरह बस यही बोलता कि मुझे कोई आवाज़ नहीं आ रही। अंकिता से रहा नहीं गया और एक दिन वो अपनी सास से पूछती है। इस पर उसकी सास ने कहा कि तुमने वो रूम खोला तो नहीं है ना, जिस पर अंकिता डर गई। वो जानती थी अगर उसने हाँ बोला तो उसकी सास और सुधीर दोनों बहुत डांटेंगे, इसलिए उसने झूठ बोल दिया और मना कर दिया। उसे कोई भी बात अंकिता को बताना ज़रूरी नहीं समझी और बात को टाल दिया और वहाँ से जाने लगी और जाते जाते बोली, अगर तुमने गलती से भी वो कमरा खोला तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। ये बात सुन के अंकिता बहुत डर गई। अब उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, इसलिए वो तब चुप रही। उसके साथ बहुत दिनों तक ऐसा होता रहा, पर उसके घर में कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। एक दिन अंकिता ने डिसाइड किया कि वो उस रूम में फिर से जाएगी और पता लगा के रहेगी कि ये सब बस उसी के साथ क्यों हो रहा है। एक दिन जब उसकी सास सो रही थी, वो उस रूम में फिर से गई। इस बार उसको एक बच्चे की भी आवाज़ सुनाई दी जो बहुत रो रही थी। कि तभी अंकिता को महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे से गया और कुछ बोल रही हो, पर उस टाइम उसकी समझ में कुछ नहीं आया। वो डर के मारे वहाँ से चली गई, पर अंकिता को उस बच्चे की आवाज़ बार बार सुनाई देने लगी थी और उसको बुरा लगता कि क्या हुआ होगा उस बच्ची के साथ। सोचते सोचते शाम हो गई और सुधीर भी घर आ गया। फिर उसने सबके लिए खाना बनाया और खाना खा के सब अपने रूम में चले गए। अंकिता ने उस रात सुधीर से बात की और पूछा
कि आपको बच्चे कैसे लगते हैं। जैसे ही अंकिता ने पूछा, सुधीर की आंखें नम हो गईं। सुधीर अंकिता को कुछ बताना चाहता था, पर चाह के भी कुछ बोल नहीं पा रहा था। अब तक अंकिता को ये समझ में आ गया था कि सुधीर कुछ बताना चाहते हैं, पर वो ना जाने क्यों रुक जाते हैं। अंकिता को कुछ और बोलना अभी सही नहीं लगा और वो दोनों सोने की तैयारी करने लगे। उसी रात में करीब 2:30 बजे अंकिता को फिर से किसी बच्ची की रोने की आवाज आई। उसकी नींद खुली तो देखा सुधीर नींद में धीरे धीरे बोल रहे थे, वर्षा मुझे माफ कर दो, मैं तुमको और रिया को बचा नहीं पाया। अब अंकिता को थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि हो ना हो कुछ तो बात है जो उसको नहीं पता है। वर्षा और रिया कौन है और सुधीर उनसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। अब तो मैं सब पता लगा के रहूँगी। अंकिता ने जब से वो रूम खोला था उस दिन से उसकी सास की तबीयत कुछ बिगड़ने लगी थी। अंकिता ने कई बार बोला कि अपन किसी पंडित को बुला के एक बार घर में हवन करवा लेते हैं, सब ठीक हो जाएगा, पर हमेशा की तरह किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। फाइनली एक दिन अंकिता को मौका मिला जब उसकी सास अपने किसी रिश्तेदार की शादी में 2-3 दिन के लिए गई। जैसे ही उसका हस्बैंड ऑफिस गया, अंकिता ने एक तांत्रिक को अपना घर दिखाया और वो तांत्रिक वहाँ आया। उन्होंने कहा घर का माहौल बहुत खराब है, कोई है जो अपना बदला लेना चाहती है, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर हवन करवाना पड़ेगा, नहीं तो वो इस पूरे घर को बर्बाद कर देगी। तांत्रिक की सारी बातें सुन के अंकिता बहुत डर गई और अगले ही दिन हवन करने के लिए बोलती है। शाम को जब सुधीर आया तो उसने सारी बात बता दी। इस पे सुधीर अंकिता पे बहुत गुस्सा हुआ। फाइनली अंकिता ने उस दिन जोर से चिल्लाते हुए सुधीर से पूछ ही लिया कि वर्षा कौन थी और आपने ऐसा क्या किया जो आप उससे नींद में माफ़ी मांग रहे थे। ये सब सुन के सुधीर बहुत चौंक गया और चुपचाप उस कमरे से बाहर चला गया। अंकिता ने अगले दिन हवन की सारी तैयारी करके तांत्रिक को बुला लिया। जैसे ही हवन शुरू हुआ, अंकिता जोर जोर से चिल्लाने लगी, तुम लोगों ने मुझे और मेरी बच्ची को नहीं छोड़ा था, मैं सबको मार के अपना बदला लूँगी। बोलते हुए सुधीर का गला पकड़ लिया। अंकिता दिखने में पतली सी थी और इतनी ताकत से सुधीर को पकड़ा हुआ था कि तांत्रिक के साथ जो 2 लोग आए थे वो भी उसको छुड़ा नहीं पा रहे थे। तभी वो तांत्रिक ने उस पर राख फेंकी और अंकिता दूर जाके गिर गई और बेहोश हो गई। इतने में उस तांत्रिक ने अंकिता को बांध दिया और सुधीर को बोला कि हम उस आत्मा को फिर से बुलाएंगे और वो फिर से ऐसा कुछ ना करे, इसलिए उसको बांध दो। इतने में जाने कैसे अंकिता की सास जो 2 दिन बाद आने वाली थी वो घर आ गई। उसके आते ही अंकिता को होश आ गया और अंकिता की आंखों में इतना गुस्सा था कि जैसे वो उनको अभी मार डालेगी। अंकिता को कंट्रोल करते हुए तांत्रिक पूछते हैं कि तू कौन है और यहाँ क्यों आई है, और अंकिता के अंदर वर्षा की आत्मा आ गई। इस पर वर्षा बताती है कि मैं सुधीर की पहली पत्नी हूँ और इसी घर में मैं रहती थी। फर्स्ट फ्लोर वाले कमरे की तरफ इशारा करते हुए बताया कि वो मेरा कमरा था। इन लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, सिर्फ ज़्यादा दहेज पाने के लिए मुझसे शादी की थी। इस पर वर्षा आगे बोलती है कि मैंने अपने ससुर से बदला ले लिया था और अब इन लोगों के साथ मुझे अपना बदला लेना है। इन लोगों ने मेरे साथ साथ मेरी बच्ची को भी जला के मार दिया था। मैं इनसे अपना बदला लेके रहूँगी। इस पे तांत्रिक उससे फिर पूछता है कि क्या हुआ था तेरे साथ। इस पे वो कहती है कि मेरी सास और ससुर दहेज की लालच में मुझे डंडे से खूब मारा करते थे, गरम चिमटे से मुझे जला देते थे और भी बहुत सारे जुल्म किया करते थे, खाने नहीं देते थे। शादी के टाइम उन्होंने दहेज मांगा था, उनकी वो डिमांड पूरी की गई थी। शादी के बाद भी मेरे घर वालों से जितना हो पाया देते रहते थे। इसी बीच मुझे रिया हुई और उनको लड़का चाहिए था, जिस पे ये लोग मेरे घर वालों को कॉल करके बोलते हैं कि लड़की हुई है, इसको पालने के लिए हर महीने 50,000 चाहिए, जिस पे मेरे घर वालों ने मना कर दिया और कहा कि अब हम और नहीं कर सकते। जिस पे मेरे सास ससुर का ईगो हर्ट हो गया और उन्होंने मेरे साथ साथ मेरी मासूम बच्चे पे भी बहुत जुल्म करने लगे। जैसे तैसे रिया 3 साल की हो गई थी। सुधीर को भी हमारी हालत दिख रही थी, पर कभी उन्होंने मेरा साथ नहीं दिया, बस हमेशा अपनी माँ के कारण चुप रहते और कभी रिया को भी प्यार नहीं किया। दिवाली के समय मैं अपनी बच्ची के साथ दोपहर में थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में सोने गई।
इसी बीच मेरी नींद लग गई और इसी बीच मेरे सास ससुर ने सुधीर को किसी काम के बहाने से बाहर भेज दिया और मेरे कमरे में अंदर से आग लगा के दरवाजा बाहर से बंद कर दिया। मैं चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी आवाज नहीं सुनी। रिया की आवाज से भी इन लोगों का मन नहीं पिघला। इतने में सुधीर रोते हुए बोलता है कि मैं तुमको और रिया को हॉस्पिटल लेके गया था, पर तब तक तुम दोनों मुझे छोड़ के जा चुके थे। जिस पर वर्षा ने बोला कि जब ये हम पे जुल्म करते थे तब क्यों तुम्हारी आंखें बंद थी, तब क्यों नहीं बोला तुमने कुछ, कभी अपनी बच्ची को प्यार से भी नहीं देखा था। मेरे और रिया के जाने के बाद तुमने कभी अपने माँ बाप के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कोई केस किया? तुमने तब मेरा साथ दिया होता तो हम दोनों आज जिंदा होते। मैंने अपने ससुर को मार के बदला ले लिया था और मैं अपनी सास को भी मारने वाली थी, पर इन लोगों ने एक पंडित को बुलाकर मुझे उस कमरे में बंद करवा दिया। मुझे गए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे और सुधीर ने दूसरी शादी भी कर ली और उस दिन से मैं अपने बदले की आग में और भी ज्यादा जलने लगी थी। अब मैं सारे घर वालों को मार के रहूंगी। उसने जैसे ही ये बोला उस तांत्रिक ने उस पर राख फेंकी जिससे अंकिता बेहोश हो गई। तांत्रिक ने कहा, ये बहुत गुस्से में है, अपने घर में आप लोग एक बड़ा अनुष्ठान करवाओ और उससे झुक के माफ़ी मांगो सभी लोग। 2-3 घंटे बाद जब अनुष्ठान पूरा हुआ तो अंकिता की सास और सुधीर ने झुककर माफ़ी मांगी और वो वहाँ से हमेशा के लिए चली गई। अब अंकिता भी ठीक हो गई और ये जानने के बाद सुधीर को तलाक देकर उससे अलग हो गई और आसपास वालों को सारी बातें बता दी और सोसाइटी वालों ने भी उन दोनों को वहाँ से बाहर निकलवा दिया। आज की स्टोरी आपको कैसी लगी दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। और मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ हो रहा है तो प्लीज़ उनकी हेल्प करो, शायद आपकी हेल्प से किसी एक की जान बच जाए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस पुलिस वालों को 100 नंबर पे कॉल करके बता दो, बाकी सब वो देख लेंगे। अगर आप ऐसे और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर